डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग आज की कक्षा में शुरुआत कर रहे हैं कार्यपालिका की। और अब तक हमने संसदीय व्यवस्था पढ़ी है, संसद और संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका और अधीनस्थ विधान, प्रत्यायोजित विधान, इस तरह की बातें हमने की हैं। कार्यपालिका का जो चैप्टर है यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, दोनों दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका के वाले अध्याय में हम लोगों को मुख्य रूप से जो पढ़ना है वह मैं उसको लिख दे रहा हूं कि जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा वह राष्ट्रपति है, उसके बाद मंत्रिपरिषद है, फिर महान्यायवादी है और राज्यपाल है। इसके अलावा कार्यपालिका का परिचय एक हम संक्षेप में करेंगे और दूसरा करेंगे उपराष्ट्रपति और उसकी तुलना करेंगे राष्ट्रपति के साथ उसके निर्वाचन में और बाकी चीज़ों में। तो मुख्य रूप से हमें इन बातों पर ध्यान देना है अपने इस अध्याय में। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, कार्यपालिका क्या होती है, काम क्या करती है और भारत की कार्यपालिका की प्रकृति कैसी है, कितने तरह की कार्यपालिका हो सकती है विश्व में, उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर शासन व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार हमने बात की है कि शासन व्यवस्था के 3 मुख्य कार्य होते हैं। एक को कहते हैं विधायन या लेजिस्लेशन, दूसरे को कहते हैं क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन और तीसरे को कहते हैं अधिनिर्णयन या एडजुडिकेशन या विवादों का समाधान। तो शासन व्यवस्था के दूसरे अंग के रूप में कार्यपालिका जो नीतियों और विधियों को क्रियान्वित करती है वह शासन व्यवस्था का दूसरा अंग है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पहला जो है वह विधायिका है और तीसरी जो है वह न्यायपालिका है। तो यह दूसरा अंग है और नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ साथ कई अवसरों पर अर्धविधायी तथा अर्धन्यायिक शक्तियों का प्रयोग भी करती है। अर्धविधायी जैसे हो गया विधि निर्माण करने का काम, जैसे अध्यादेश है, और अर्धन्यायिक कार्य हो गए कि नागरिकता के विषय पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार की है, जो उसका अर्धन्यायिक कृत्य है। मूल रूप से इसका जो काम होगा वह कानूनों को लागू कराना है, नीतियों का निर्माण करना है और नीतियों को लागू कराना है। यही मुख्य रूप से कार्यपालिका का कार्य होता है। अब जब हम राजनीतिक प्रणाली की दृष्टि से या राजनीतिक प्रणाली के आधार पर अगर हम कार्यपालिका का वर्गीकरण करें तो 2 तरह की कार्यपालिका हमारे सामने स्पष्ट होती है। पहली है संसदीय कार्यपालिका,
दूसरी है अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति मूलक। जो संसदीय कार्यपालिका है वह मुख्य रूप से शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित है और जो अध्यक्षात्मक है वह शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो, इसको ऐसे लिखें पहले, शक्ति संलयन फ्यूजन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर आधारित। इसका अर्थ होता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है और यह शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका अर्थ है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। दोनों स्वतंत्र हैं क्योंकि दोनों में शक्तियों का पृथकीकरण है। इस आधार पर हम उसको देख सकते हैं, दोनों का अंतर। ये मूल रूप से कार्यपालिका का एक संक्षिप्त परिचय है। अब हमें बात करनी है मुख्यतः जो प्राधिकारी हैं वह भारत में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के लिए हमें अनुच्छेद 52 जो संविधान का है उसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मैं वाक्य यहां लिख रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है। अनुच्छेद 52 है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। There shall be a president of India। अब इस वाक्य पर गौर करें। हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की। इस वाक्य पर गौर करें कि भारत, तो भारत कौन है, का एक राष्ट्रपति होगा। There shall be a president of India। So who is India and why there should be one president? तो भारत की समझ के लिए हमें अनुच्छेद 1 की बात करनी पड़ेगी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर हम भारत को यहां अनुच्छेद 1 की भाषा से प्रतिस्थापित करें तो यहां क्या हो गया, संघ और राज्य दोनों का एक राष्ट्रपति होगा। क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात अगर भारत के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान है तो संघ के लिए और राज्य दोनों के लिए एक ही राष्ट्रपति होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुच्छेद 52 को यदि अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ा जाए तो यह सिद्ध होता है कि भारत का राष्ट्रपति उसका राष्ट्राध्यक्ष है। यह स्पष्टता मिलती है अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 1 को साथ पढ़ने से। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि चूंकि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, अतः अनुच्छेद 52 को
अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। क्यों? क्योंकि संघ का और राज्य दोनों का ही एक ही राष्ट्रपति है, इसलिए वह राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है भारत के संविधान में। तो यह उसकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक स्थिति है। अब इसको एक स्केच करें कि यह राष्ट्राध्यक्ष है। चूंकि वह राष्ट्राध्यक्ष है, इसलिए कार्यपालिका का प्रधान भी है और इसीलिए वह संसद का भी प्रधान है। यह है अनुच्छेद 79 और यह है अनुच्छेद 53 खंड 1। चूंकि वह कार्यपालिका का प्रधान है, अतः सैन्य प्रधान है और यह है अनुच्छेद 53 खंड 2। यह राष्ट्रपति की स्थिति है संवैधानिक, अर्थात राष्ट्रपति 4 भूमिकाओं में काम करता है। इसके लिए हम बात कर सकते हैं अनुच्छेद 52 तथा अनुच्छेद 1, यह इसके लिए है। तो हम अनुच्छेदों से इसको सिद्ध कर सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। जब अनुच्छेद 53 खंड 1 को पढ़ा जाता है तो उसमें लिखा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुरूप स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। और 53 खंड 2 अगर पढ़ा जाता है तो उसमें लिखा है कि पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारत की सेना का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और जो विधि के तहत नियमित होगा। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों से उसकी कार्यपालिका शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यही अर्थ है जिसका जो लिखा गया है कि पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कि अगर उसके भारत की सेना का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह विधि के तहत करेगा, और विधि बनाने वाली संस्था है संसद, अर्थात संसदीय विधि के तहत उसकी सैन्य शक्तियां नियमित हो सकती हैं या होती हैं। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों से उसकी कार्यपालिका शक्तियां प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यह सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां उसकी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन है, और यही हमने यहां दर्शाने की कोशिश की है कि चूंकि वह कार्यपालिका का प्रधान है इसलिए वह सैन्य प्रधान है, और कार्यपालिका का प्रधान इसलिए है कि वह राष्ट्राध्यक्ष है। तो अंतिम रूप से वह राष्ट्राध्यक्ष है, इसीलिए सैन्य प्रधान भी है। लेकिन सैन्य प्रधान अगर केवल बना दिया जाए तो भारत में सैनिक शासन हो जाएगा, ऐसी आशंका होगी। इसलिए हमने बीच में उसको कार्यपालिका का प्रधान बनाकर उसकी कार्यपालिका शक्तियों को सैन्य शक्तियों पर वरीयता दी है। इसीलिए यह कहा गया, इसीलिए यह ढांचा बनकर आया है कि पहले वो कार्यपालिका का प्रधान है और फिर उसके बाद सैन्य प्रधान है। तो अगर उसने कार्यपालिका प्रधान के रूप में शपथ ले ली तो उसे सैन्य प्रधान के रूप में शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अगर उसने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में शपथ ले ली है तो उसे संसद के प्रधान के रूप में भी शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। अब लेकिन वह शपथ जो लेता है वह राष्ट्राध्यक्ष के रूप में और कार्यपालिका के प्रधान के रूप में। इसके रूप में अभी जो मैंने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में शपथ लेने के कारण उसे न तो संसद के प्रधान के रूप में और न ही कार्यपालिका के प्रधान के रूप में शपथ की जरूरत है। लेकिन
अगर वह सैन्य प्रधान भी है, और सैन्य प्रधान इसलिए है कि वह कार्यपालिका का प्रधान है, इसी कारण वह कार्यपालिका के प्रधान के रूप में शपथ लेता है, ताकि उसकी सैन्य शक्तियां कार्यपालिका शक्तियों के अधीन बनी रहें। तो राष्ट्रपति का जो शपथ पत्र है उसमें उसकी दो भूमिकाएं स्पष्ट होती हैं, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में और कार्यपालिका प्रधान के रूप में। न तो वह सैन्य प्रधान के रूप में शपथ लेता है और न ही संसदीय प्रधान के रूप में शपथ लेता है। यह उसके शपथ पत्र की विशेषता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वह संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, और कार्यपालिका प्रधान के रूप में वह जनता के कल्याण में निरत रहने की शपथ लेता है। तो उसकी शपथ पत्र से उसकी दो भूमिकाएं स्पष्ट होती हैं। इन सभी बातों को हम एक साथ लिख सकते हैं, जिसको सीक्वेंस में कैसे चलेंगे वह यह लिखा जाएगा कि राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण वह कार्यपालिका प्रधान है, साथ ही इसी कारण वह संसद का भी प्रधान है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है कि कार्यपालिका प्रधान होने के कारण वह सैन्य प्रधान है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां उसकी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन है। इसी कारण यह उल्लेख किया गया है 53 खंड 2 में कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के प्रयोग से उसकी कार्यपालिका शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब चूंकि भारत एक गणराज्य है जिसका उल्लेख उद्देशिका में है, इसलिए उसका निर्वाचन होता है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। भारत के गणराज्य होने के कारण राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अब जो अनुच्छेद 54 है उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और उसका निर्वाचक मंडल कैसा होगा, और 55 में उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। साथ साथ एक राष्ट्रपति संदर्भ है 1974 का, जिसमें न्यायालय ने यह कहा है कि यदि निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति है तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन रोका नहीं जा सकता और उसके निर्वाचन की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां हो गया अनुच्छेद 54 और 55 है इसमें। निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्य होते हैं। सत्तरवें संशोधन अधिनियम 1992 से दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। अब दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतर्निहित संवैधानिक तत्व या सिद्धांत गणराज्यवाद है। पीटी का प्रश्न बन सकता है, यह ध्यान रखिएगा। तो यह पूछा जा सकता है कि उसके निर्वाचन में कौन सा संवैधानिक सिद्धांत अंतर्निहित है, तो दैट इज रिपब्लिकनिज्म या गणराज्यवाद। यह उसका निर्वाचक मंडल हो गया।